ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो अगर हम इन सारी बातों को समराइज करें तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी थी कि इट इज ए ग्रुप, राइट। और फिर बात ये आती कि इस ग्रुप में ऐसे क्या करैक्टर होने चाहिए कि ग्रुप तो है लेकिन इस ग्रुप में हम किसको शामिल करें, कौन इस ग्रुप में आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम किसी को भी ग्रुप में इंक्लूड करें तो इंक्लूड इसमें जो आएगा इंक्लूड होगा उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने इंक्लूड क्यों किया। और अगर कोई इस ग्रुप में नहीं रखा जा रहा है, एक्सक्लूड है, तो उसका रीजन क्या है, राइट। और देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी और आज तक भी हम इनको थैलोपाइटा में ही इंक्लूड करते हैं। तो थैलस लाइक जो बॉडी जिनके पास होती है उनको हम थैलोफाइटा थैलोफाइट्स इसके रूप में नॉन है, हम जानते हैं इन चीजों को कि द बॉडी जस्ट लाइक थैलस, ठीक है। लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मेरी बात हुई थी कि थैलस का मतलब होता है कि जो प्लांट बॉडी है, जो पादप शरीर होता है ना, जो बॉडी है वो अविभेदित होती है। और अविभेदित होने का मतलब जो सामान्य रूप से आप लोग अर्थ समझ सकते हैं कि उसको इसका मतलब हमें क्या माने, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये ऐसे पौधे हैं जिनमें ना तो जड़ें होती हैं, ना इनमें स्टेम होता है, और ना इनमें लीफ होती है। ये तो आप सामान्य रूप से ऐसा मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है या अगर हम देखें तो रियलिटी ये होगी कि यहाँ पे जो वर्क डिवीजन है, कि जो श्रम का विभाजन होता है, वर्क डिवीजन, वो यहाँ पे अब्सेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जो पार्ट है बॉडी का वो किसी एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा किसी दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको लग सकता है जैसे हमने बात की कि बड़े बड़े जो फियोफाइसी के थैलस हैं उनमें देखेंगे तो उनमें जैसे जड़ों जैसा होल्ड फास्ट है वो भी दिख जाता है। उनका जो स्ट्राइप है वो तने जैसा लगता है, उनके जो फॉन्ट्स हैं वो पत्तियों जैसे लगते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई एक सेल जड़ जैसा फिजियोलॉजिकली वर्क कर रही है या एक लीफ जैसा ही कर रही है। तो एक एक कोशिका एक एक खास प्रकार के वर्क के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। आपको बाहर से लग सकता है लेकिन एक्चुअली फिजियोलॉजिकली देखें तो वहां पे ऐसा कोई भी विभेदन है वो नहीं होता है। तो थैलोफाइट अपने आप में काफी बड़ा ग्रुप है जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स हैं, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारा जो एल्गी है वो अकेला नहीं है यहाँ पे, एल्गी के अलावा भी काफी सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको आपको हमेशा क्लियर रखना है। अगर हम इन बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो पहला तो आप यही लगाएंगे कि दे आर थैलोफिटिक। तो देखो थैलोफिटिक बोलने का मतलब ये हो जाता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थैलस लाइक बॉडी जिनकी नहीं है वो आउट हो जाएंगे। तो जो नॉन थैलॉइड हैं जिनका बॉडी थैलस जैसा नहीं होता है, तो थैलस जैसा नहीं होता है इसका मतलब जिनमें रूट, स्टेम और लीफ जिनमें प्रेजेंट होती है, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते, वो सब आउट है। आपने कह दिया कि एल्गी थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब जो नॉन थैलॉइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ग्रुप में नहीं होंगे, पहली बात। इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि थैलोफिटिक तो है ही है, साथ में ऑटोट्रॉफिक भी है। ये आपको इसमें ऐड करना है कि पहली बात और दूसरी बात दोनों एक साथ लागू होंगी इनके ऊपर। तो ऐसा बोलते ही क्या होगा कि आपके जो एल्गी हैं वो इसमें रहेंगे, राइट। हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इसमें रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो फंजाई हैं वो इसमें से आउट हो जाएंगे, जो कवक होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, राइट। तो पहली बात थैलस जैसा होना चाहिए उसका बॉडी, और दूसरी बात उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, थैलस लाइक होना चाहिए,
और वो अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सके, तो इसमें एल्गीज के साथ आ जाएंगे। लेकिन एल्गी यहाँ भी अकेले नहीं है, यहाँ ब्रायोफाइट उनके साथ आ चुके हैं, तो अभी भी हमारा ग्रुप है वो ओनली एल्गी का नहीं बना है, कि हमारी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं आ सकती। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही, थैलोफिटिक भी होंगे, और तीसरी चीज आती है कि देयर शुड बी नॉन एम्ब्रियोनिक, राइट। मीन्स उनमें जो भ्रूण है वो नहीं मिलेगा, अनुपस्थित होगा। तो ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप के किसी भी मेंबर के अंदर आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। देखो, हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो जुड़ते हैं, तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ जायगोट बनता है, जायगोट वन सेल स्ट्रक्चर होती है, और बाद में ये डिवाइड करेगा, तो इससे एक मल्टी सेलुलर जो मास है वो डेवलप होता है। दिस इज एम्ब्रियो, ये मल्टी सेलुलर होता है, राइट। और एक सेल को काफी सारी सेल में जब कन्वर्ट करना होता है, तो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे वन सेल मल्टीपल सेलुलर जो मास है उसमें कन्वर्ट हो रही है, तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है ना। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के लिए जो डिवीजन काम में आता है, दैट डिवीजन इज माइटोटिक, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है उससे ये नंबर बढ़ करके आता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी थी कि थैलोफिटिक होंगे। दूसरी बात आती है कि भाई वो साथ में ऑटोट्रॉफिक भी होने चाहिए, और तीसरी बात और इसमें इंक्लूड हो जाएगी कि साथ में वो नॉन एम्ब्रियोनिक भी होने चाहिए। तो जैसे हम कहेंगे कि नॉन एम्ब्रियोनिक, तो एल्गी इसमें रहेंगे, क्योंकि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, तो एल्गी इसमें रहेंगे। और पहले ही आप क्या कर चुके हैं, पहले देखिए हम फंजाई को आउट कर चुके हैं, जो नॉन थैलोइड्स है उन सबको हम आउट कर चुके हैं। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एल्गी और ब्रायो आ गए थे साथ में। नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट को जब हमने इंक्लूड किया, तो इस दोनों के आधार पे हम ये कह रहे थे कि एल्गी और ब्रायो दोनों साथ आ गए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ब्रायो है वो इसमें आउट हो जाएंगे। ब्रायो क्यों आउट हो जाएंगे? क्योंकि ब्रायो के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स में जायगोट एम्ब्रियो बनाता है, तो एम्ब्रियो प्रेजेंट है इनके अंदर। और हमें ग्रुप में कौन चाहिए? जिनमें एम्ब्रियो नहीं होता है, नॉन एम्ब्रियोनिक होने चाहिए। तो यस, जैसे आपने कहा कि थैलोफिटिक हैं, जैसे आपने कहा कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जैसे आपने कहा कि नॉन एम्ब्रियोनिक हैं, तो अब आपके पास एक ऐसा ग्रुप आ गया है जिस ग्रुप के अंदर ना तो नॉन थैलॉइड है, ये सब आउट, ना आपके पास उसमें फंजाई आ सकता है, ना आप उसके अंदर ब्रायोफाइट ले सकते हैं। और साथ में आप ऐड करना चाहें तो इसमें और आप ऐड कर सकते हैं कि दे आर क्रिप्टोगैमिक। ठीक है, अकेला क्रिप्टोगैमिक बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अकेला क्रिप्टोगैमिक में एल्गी नहीं आता है, उसमें बाकी मेंबर भी आ जाएंगे, ब्राय भी आ जाएंगे, फंजाई भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको ये इसमें इंक्लूड करके ले लिया तो अब बात और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे आप कहें कि यस दे आर एक्वेटिक, अगर आप ये चीज इसमें ऐड कर दें कि दे आर मोस्टली जलीय होते हैं, जलीय आवासों में पाए जाते हैं, तो बातें और ज्यादा सही हो जाएंगी। राइट, तो मैन तो आपको यही ध्यान में रखना था कि वो थैलोफिटिक हैं, वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो नॉन एम्ब्रियोनिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप बनेगा जिनमें ना एम्ब्रियो बनता है, ना वो फूड बना सकते हैं, ना उनके पास जड़ तना पत्ती जैसा कोई डिफरेंशिएशन उनकी बॉडी में पाया जाता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल करके आता है कि भाई ऐसे ग्रुप को तो हम शैवाल ही बोलेंगे। तो जब क्वेश्चन डिजाइन होता है, जब क्वेश्चन बनाया जाता है, तो नॉन एम्ब्रियोनिक, नॉन थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक या कोई कॉम्बिनेशन बना करके बात दी जाए तो यस आप उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपकी कुछ बातें ज्यादा तो नहीं है, जैसे थैलोफिटिक में आपको दिक्कत नहीं आनी है, ऑटोट्रॉफिक में नहीं आनी है, आपको दिक्कत एम्ब्रियोनिक में आ सकती है,
तो ये नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं। अगर आपको ये पता है कि इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, तो फिर साथ में और भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई किन में बनता है, कि एम्ब्रियो किन में बनता है। जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है उनकी बात करें तो देखिए ब्रायोफाइट्स में बनता है, टेरिडोफाइट्स में बनता है, ठीक है, जिम्नो में बनता है और एंजियो में बनता है, ठीक है। बाद में बातें अलग प्रकार की आएंगी कि हम जब बात करें कि भाई ब्रायो में कहाँ बनता है, तो पोजीशन को लेकर के डिफरेंस है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप में कहाँ बनता है वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम बात करें कि नॉन एम्ब्रियोनिक के अंदर देखेंगे तो यहाँ आपके पास एल्गी भी है जिनमें ये अब्सेंट है, ऐसे ही आपके पास फंजाई भी है जिसमें ये अब्सेंट है। तो ना एल्गी में बनता है, ना फंजाई में बनता है, ना बैक्टीरिया में बनता है, ना मॉलिक्यूल्स में बनता है। तो एम्ब्रियो किन में बनना स्टार्ट हो जाता है, क्रिप्टोगैम्स क्या है, फेनरोगैम्स क्या है, नॉन वैस्कुलर कौन होते हैं, इनमें वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वैस्कुलर सिस्टम का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब आप ये कह देते हैं कि इनमें डिफरेंशिएशन ही नहीं है, विभेदन ही नहीं है ना, तो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू या टिश्यू सिस्टम का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ एक के अंदर पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उनका बॉडी है वो ऐसा लगता है कि जैसे मरदूत तक जैसा है, लेकिन वो रियल पैरेनकाइमा नहीं होता है। कुछ एक की बॉडी में हमें लगेगा कि लगता है पैरेनकाइमा जैसा, उसको आप बोलेंगे स्यूडो पैरेनकाइमा। तो ऐसा भी वो लगता है, होता नहीं है। तो टिश्यू सिस्टम या ऐसा डिफरेंशिएशन वो तो इसमें है ही नहीं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कुछ एक जो हायर एल्गी हैं जो मैक्रोस्कोपिक एल्गी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि जो एल्गी हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे तो वहां पे मैक्रोस्कोपिक भी हैं। और ओनली हायर क्लास की बात नहीं है, अगर आप क्लोरोफाइसी में जाएंगे तो वहां पे भी आपको काफी बड़े बड़े थैलेसोमा मिल सकते हैं। क्या आपको कैरलीज में मिल सकते हैं, ठीक है। कैरलीज एक ऑर्डर का नाम है जिसमें कारा आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि हमें कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स जो कि क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए कि अगर ये ग्रुप है तो उस ग्रुप में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, किसी को आप इंक्लूड करते हैं तो क्यों करते हैं, और किसी को एक्सक्लूड रखते हैं तो क्यों रखते हैं। आपने एक्सक्लूड किया उनमें इनकी जगह पे क्या होता है, इंक्लूड किया तो इनमें बाकी के कंपैरिजन में क्या हालत होती है, ये सब आपके कुछ पॉइंट्स वो क्लियर होने चाहिए। आई थिंक इन बातों के रिगार्डिंग तो आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं एक बार। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इनके रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो या कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर हो तो हम आगे चलें, ठीक है ना। ओके, देखिए इसके बाद में जो हम नेक्स्ट एक्शन लेने जा रहे हैं वो है कि जो हमारे एल्गी हैं उनमें हैबिटाट को लेकर के किस प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, कि हैबिटाट को लेकर के हमें किस प्रकार की जो विविधता है वो इनमें देखने को मिल सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम कहते ही हैं कि जो एल्गी हैं वो एक्विटिक होते हैं, राइट। और एक्विटिक कहने का मतलब ये है कि उनकी सराउंडिंग के अंदर वाटर है, उनकी सराउंडिंग के अंदर वाटर प्रेजेंट है। और जब आप ये कहते हैं कि किसी की बॉडी के चारों तरफ पानी है, जिसकी बॉडी है उसके चारों तरफ अगर वाटर है, तो क्या होने वाला है कि जो वाष्प के रूप में हानि होती है, जिसको अपन डेसिकेशन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, राइट। पानी एवोपरेट नहीं हो सकता, पानी भाप बन के उड़ नहीं सकता, गैसियस फॉर्म में पानी का नुकसान नहीं हो सकता, और फिर चारों तरफ पानी ही पानी है, और पानी सेल्स में एंटर कर सकता है। जब फिजियोलॉजी में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई बॉडी के अंदर या सेल्स में या टिश्यू में पानी किधर किधर से जा सकता है। क्वेश्चन बनता है कि वो एपोप्लास्टिक होता है, सिम्प्लास्टिक होता है, या दोनों प्रकार के तरीके होते हैं। तो पानी आराम से इनकी बॉडी में एंटर कर सकता है।
एंटर भी कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। जब आराम से पानी एंटर कर रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो क्या किसी बात की प्रॉब्लम है? पानी कम होने की प्रॉब्लम है क्या? पानी कम होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिकेशन नहीं हो सकता, पानी कम नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात ये आती है कि जब पानी का लॉस ही नहीं हो रहा, जब पानी का लॉस ही नहीं हो रहा, तो पानी की डिमांड भी ज्यादा नहीं होती है और पानी को खींचने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, राइट। और पानी को कहीं पहुंचाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसकी वजह से सारा का सारा जो सिस्टम, जो पानी को उठाने के लिए, पानी को पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज वास्कुलर सिस्टम, जिसको हम संवहन तंत्र बोलते हैं, वो इनमें है ही नहीं। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि भाई इवोल्यूशन के अंदर एल्गी से बाद में ब्रायो हैं, बाद में टेरिडो हैं। टेरिडो पहले ऐसे पौधे हैं जिन्होंने जमीन पे रहना चालू कर दिया। तो जमीन पे वाष्पन होता है, वहां से वाटर लॉस होता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे बॉडी पानी से ऊपर उठेगा, बात ऐसी थी कि अगर ये पानी का लेवल है और बॉडी इसके अंदर है, राइट, तो पानी को कहीं पहुंचाना ही नहीं है। लेकिन अगर यही बॉडी पानी को छोड़ करके पानी से बाहर जाने की कोशिश करे, तो जैसा कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम में होता है, स्थलीय आवासों में होता है कि अगर कोई जमीन पे रहेगा तो पानी से उसकी दूरी हो जाती है, और कोई पानी से जितना दूर जाएगा उतना उसमें से वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाष्प के रूप में। तो ऊपर के भाग में वो सूखने लग जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई हो जाएंगे तो अब जहां पानी है वहां से पानी को इसमें पहुंचाना पड़ता है, राइट। तो वहां जरूरत आती है वास्कुलर सिस्टम की, तब आपको एक संवहन तंत्र की जरूरत होती है। तो एल्गी को जरूरत नहीं है, फंजाई को जरूरत नहीं है, क्योंकि फंजाई भी मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं। ब्रायो को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रायो भी क्या है, वो तो एम्फीबियंस है, जहाँ पे पानी और मिट्टी, इन दोनों का बहुत अच्छा सा संगम जैसा होता है कि एडिक्वेट मॉइस्चर, जहाँ पे कह सकते हैं ना कि पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, तो वहाँ ज्यादा डेसिकेशन होता ही नहीं है। और फिर हम जब ब्रायो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रायोफाइट्स के जो थैलस होते हैं वो तो क्राउडेड कंडीशन में ग्रो करते हैं, एक के ऊपर एक थैलस है वो चढ़ा रहता है, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी लॉस होने की संभावना तो कम हो जाती है। तो मोस्टली ये एक्वेटिक है, और एक्वेटिक होने के अपने फायदे होते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग में पानी है तो वैस्कुलर सिस्टम, डेसिकेशन, इन सब का कोई इश्यू ही नहीं है। हाँ, हालांकि आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, स्थलीय शैवाल भी हैं, तो उनमें डेसिकेशन रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे आप कहेंगे कि कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, जिनको आप लिथोफिटिक बोलते हैं, राइट। तो उनमें वाष्पन रोकने का कुछ होना चाहिए। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो रहते तो पानी में हैं, लेकिन ऊपर से वो काफी कठोर हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कुछ जम जाता होगा, और जम जाता है तो वो क्या है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई पपड़ी जैसा बन गया है, परपटी जैसा बन गया। तो ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं। कोई याद आ रहा है कि आपको कोई ऐसा एल्गी जिसकी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे पत्थर सा जमा रहता है? याद आता है कुछ? फिर ये ऐसे कौन से एल्गी हैं जिनकी बॉडी के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पत्थर सा जम रखा हो, या परपटी जैसे लगते हैं? तो याद नहीं आ रहा। हाँ, कारा है ना आपके पास? जी। अरे भाई, कारा को तो आपको याद रखना ही रखना है। देखो, कारा की बॉडी बहुत खास है, इसीलिए तो आप इसको कहाँ इंक्लूड करते हैं, स्टोन वाइट में इंक्लूड करते हैं। ऐसे लगता है जैसे जो कोई पत्थर है उसके ऊपर कोई फफोला सा बन गया ना, स्टोन वाइट जैसा। तो ये तो इसका निकनेम है, आपको इसका पता होना चाहिए। इसकी जड़ें बहुत खास हैं, जड़ें नहीं, राइजोइड्स। इसके जो राइजोइड्स हैं वो बहुत खास होते हैं, राइट। उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। जब आप इसके राइजोइड्स को पॉलीट्राइकम से कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि एक जैसे ही है,
तो ऑब्लिक सेप्टा का पाया जाना, राइजोडियल प्लेट का पाया जाना, प्रोटोनीमा का पाया जाना, और भी इतना कुछ आने वाला है कि चाहे जहां से क्वेश्चन बना सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर। कॉर्टिकल फिलामेंट्स क्या होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होते हैं, देन आप बात करें तो स्टिपुलोइड्स क्या होते हैं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, कोरोना सेल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसका सेक्शन है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा मेंबर है। और अपन जिस एंगल से इसकी बात कर रहे हैं वो तो ये था कि भाई कारा की जो थैलस होता है उसके ऊपर जमाव हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ऐसा लगता है जैसे ये एक खुरदरा सा लगता है, ऐसा लगता है पत्थर हो कोई। और इसको जहां इंक्लूड किया गया ना, इसका जो ऑर्डर है उसका नाम है कैरेलीज, कैरेलीज। और खास बात ये है कि जो कैरेलीज ऑर्डर के मेंबर्स हैं इनको माना गया है एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट, पूर्वज हैं। जो पौधे जमीन पे है ना उनके पूर्वज माना गया है, लैंड प्लांट्स के पूर्वज हैं ये, राइट। तो जमीन पे आने के लिए पानी का लॉस रोकना पड़ता है ना, तो इनकी बॉडी के ऊपर जो जमाव है वो पानी का लॉस रोकता है। तो कैरेलीस ऑर्डर के जो मेंबर्स उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव वो एक अडेप्टेशन है कि जमीन के ऊपर जो लाइफ है उसको स्टार्ट कराने के लिए इन्होंने पास में बहुत अच्छा रोल है वो प्ले किया होगा। तो कुछ एडिशनल बातें भी आपको जहां से भी कोरिलेट कर रहे हैं उनको हमेशा साथ में इंक्लूड करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई पानी में भी दो प्रकार की कंडीशन आप ले सकते हैं कि वन इज द फ्रेश वाटर, और इसका कंपैरिजन करें तो दूसरा होता है मेराइन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर बोलने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसका डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हाई होती है, हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। तो बात ऐसी है कि जब ज्यादा लवणीय कंडीशन होती है, साल्ट सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो सरवाइव करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम रहता है। तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर या मेराइन वाटर में केवल इतना ही अंतर है कि वहां पे केवल जो पर्टिकुलर जो सॉल्ट आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम फ्रेश वाटर को भी देखें तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो रुका हुआ पानी होता है, उसको आप लैंटिक भी बोल सकते हैं। और इसका अपोजिट होता है लॉटिक। तो लॉटिक जिसमें गति होती है, तो जो चल रहा होता है, जो लौट रहा होता है, दैट इज लॉटिक। तो अब तो याद रह जाएगा आपको कि जिसको आपने लॉटिक बोला है वो चल रहा है, तो लॉटिक, लॉटिक का मतलब मूवमेंट, राइट। तो स्टैग्नेंट के अंदर जैसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं, आप किसी को भी दिमाग में ला सकते हैं कि जैसे क्लेमाइडोमोनास है, हाइड्रोडिक्टियोन, कोल्यूकीट, वोल्वोक्स, ऊडोगोनियम, कारा, बहुत कुछ है। और भी आपके सिलेबस में बहुत सारे मेंबर्स हैं। बात यहाँ नहीं आती है, बात यहाँ आती है कि जब आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है और क्वेश्चन में से पूछता है कि इनमें से कौन लॉटिक एल्गी है, कौन लैंटिक वाटर में पाया जाता है, तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और जनरल आइडिया कहने का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, क्योंकि जैसे हम एल्गी की आगे जब क्लासिफिकेशन के बाद में जब हम एक एक क्लास के मेंबर्स को बात करेंगे तो वहां क्या है कि जैसे अगर आपको पर्टिकुलर एल्गी का जो इमेज है कि उसका थैलस कैसा होता है, वो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनका एक जनरल सा अगर फ्रेम आपके दिमाग में रह जाता है तो वो पर्याप्त होता है। और उसी से आप सारे जो आंसर हैं वो ऐसे सही आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कैप्चर करना कि आपने हालांकि इनको बीएससी एमएससी क्लासेस में पढ़ रखा है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप रिकॉल ऐसे करें कि आपको कम से कम उनका पिक्चर ध्यान में रहे और उनकी मेन मेन बातें हैं वो आपको ध्यान में रहे, राइट। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये किस कौन सी एल्गी है? ये वाली एल्गी कौन सी है? हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन का दूसरा नाम बता सकते हो? इसका निकनेम क्या होता है? वाटरलेट।
हाँ वाटर नेट। पेंटागन स्ट्रक्चर से बनते हैं। पेंटागन, जब स्ट्रक्चर बन रही है इसके अंदर तो पेंटा या हेक्सा? पढ़ा हुआ था हेक्सा। हाँ तो ये तो बहुत होता है इतना अंतर तो। अगर आपने पेंटागन को टिक किया तो गलत है आपका आंसर, है हेक्सागोन को किया तो सही है आपका आंसर। ठीक है ना, हाँ हेक्सा। हेक्सागोनल मैस लाइक, ऐसा लगता है जैसे कोई जाल बुन रखा हो किसी ने। ठीक है ना, हेक्सागोनल मैस लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, जस्ट लाइक दैट। राइट, तो ये एक एक सेल होती है और ये बीच में से खाली होती है। ठीक है ना, ये तो पॉइंट केवल आप सेल के लिए याद रखें कि ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। राइट, और ये जो इनकी बाउंड्री बनाई है, बस ये लिविंग मटेरियल होता है, बीच में खाली है, बीच में एम्प्टी है। हाँ, तो ये हाइड्रोडिक्टियोन है, ये मैक्रोस्कोपिक है, काफी बड़ा थैलस होता है, आप आराम से देख सकते हैं। क्या बता सकते हैं सेकंड वाला एल्गी कौन है? ऊपर नाम लिखे हुए हैं इनके। एनीवन? नहीं? क्या याद है? अरे नहीं 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 नहीं, कोलियोकिट, कोलियोकिट, कोलियोकिट। कोलियोकिट की खास बात, कोलियोकिट से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या क्वेश्चन बनेगा बताना जरा। अगर कोलियोकिट से कोई क्वेश्चन बना दिया जाए तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन तो बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। अगर यहां से बनेगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा, सोच के बताना जरा। यहां से क्वेश्चन बनेगा हेटेरोट्राइकस थैलस। क्या बनेगा? विषम तंतुक शैवाल। होता है क्या? देखो क्या होता है कि या तो जो बॉडी है वो जमीन के बिल्कुल समानांतर होगा। अगर किसी का बॉडी जमीन के बिल्कुल समानांतर है तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। ये तो क्षैतिज एक्सिस होती है। और किसी की बॉडी के अंदर अगर इसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर भी बॉडी पाई जाती है, एक्सिस पाई जाती है, कि जैसे जमीन के बिल्कुल समानांतर भी और जमीन से ऊपर भी, तो ये हो जाता है इरेक्ट सिस्टम। एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है, एक इरेक्ट सिस्टम होता है। राइट, तो ये ऊर्ध्वाधर होता है बॉडी का वो भाग जो जमीन के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होता है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो एक तो एक्सिस ये होती है, ये होती है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, और ये होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर किसी का बॉडी केवल एक ही एक्सिस में होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल ही हो, राइट, तो उसको आप विषम तंतुक नहीं बोलेंगे। लेकिन किसी की बॉडी में कुछ ऐसे लेटा हुआ भी और कुछ खड़ा हुआ भी, ऐसे दोनों पोर्शन हो, तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज हेटेरो, दो प्रकार का हेटेरोट्राइकस कंडीशन। तो आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनका बॉडी हेटेरोट्राइकस का एग्जांपल होता है। ऐसे आप एक्टोकार्पस भी पढ़ेंगे, फियोफाइसी का मेंबर है एक्टोकार्पस, भूरा शैवाल होता है एक्टोकार्पस, तो वो भी इसका एग्जांपल है। लेकिन जो बात कर रहे हैं आप कोलियोकीट की, तो कोलियोकीट के अंदर जो एक्सिस है, कोलियोकीट की अगर हम बात करें तो कोलियोकीट के अंदर जो इरेक्ट एक्सिस है वो हाईली रिड्यूस हो जाती है। बहुत ही कम मेंबर्स में आपको देखने को मिलती है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड, तो इसकी अमाउंट काफी कम हो जाती है, लेकिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक तो ये हेटेरोट्राइकस का एग्जांपल तो होता ही है, ये तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरी इसकी जो ये सेल्स से बाहर कुछ ऐसे धागे से निकल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सीटे। तो निम्न में से किसमें सीटे पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सीटे हैं वो किसमें पाए जाते हैं, कोलियोकीट उसका एक एग्जांपल है। ऐसे ये वॉलवॉक्स के लिए है। राइट, ये वॉलवॉक्स का क्या बता, यहाँ पे डायग्राम के अंदर वॉलवॉक्स का क्या पार्ट दिख रहा है आपको? कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी।
हाँ, मदर कॉलोनी है ना, पेरेंटल पेरेंटल नहीं बोलना है यहाँ पे, मदर कॉलोनी बोलना होता है। ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग भाषा होती है ना, तो मदर कॉलोनी है ये। और मदर कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी है। देखो आप 50 सेल को इकट्ठा कर दोगे तो उनकी भी कॉलोनी बन जाएगी, लेकिन वॉल्वॉक्स की कॉलोनी तो बहुत अलग होती है। इसकी कॉलोनी का तो नाम ही अलग होता है, क्या बोलते हैं उसको? वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसके लिए इतना अच्छा नाम है कि ऑलमोस्ट ये मानिए कि 90% जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसको पूछा जाता है। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सिंपल सिंपल बातें भी बच्चों में पढ़। हाँ हाँ, सीनो। कौन कौन बोल रहा है? आंसर कौन दे रहा है? नाम बताए अपना। सीनोबियम। देखो आपका ही दिमाग है, आपका ही सब्जेक्ट है, आपका ही प्रॉब्लम है, आपका ही टारगेट है, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो तैयारी आपको करनी है ना। तो याद कैसे रखोगे ना, सीनोबियम। सीनोबियम प्रकार की कॉलोनी होती है, कॉलोनी का एक टाइप होता है सीनोबियम। और सीनोबियम बोलने के पीछे मतलब क्या होता है? कैसी कॉलोनी के लिए सीनोबियम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? एनीवन एनीवन एनीवन? नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट। और कांस्टेंट ऐसा नहीं कि आपने कहा कांस्टेंट तो जिंदगी में कभी भी कांस्टेंट, ऐसा नहीं। जब वो डॉटर स्टेज में होती है, यंग स्टेज में होती है ना, तो जब छोटी सी कॉलोनी बनती है तभी उसमें कितनी सेल होंगी ये नंबर उसमें तभी फिक्स हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में ही अगर कॉलोनी बन रही है और बहुत ही छोटी सी कॉलोनी है तभी उसमें कितनी सेल्स होंगी ये सारा नंबर जब फिक्स हो जाता है, उसके बाद में केवल सेल्स का आकार बड़ा होता है, सेल्स हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, कॉलोनी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉलोनी का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ऐसी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। राइट। तो वॉल्वॉक्स भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई सिनोबियम प्रकार की कॉलोनी होती है। और सिनोबियम बोलते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो जब कॉलोनी छोटी सी होती है तभी नंबर फिक्स हो जाता है, नंबर ऑफ सेल उसी समय पे इनमें फिक्स हो जाता है। तो अब इतना सा पार्ट है वो आपने इसको ऐड कर लिया, तो ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो जैसे ही बात आई तो हमें याद आ जाएगा और हम क्वेश्चन कर देंगे। राइट, दिस इज द नेक्स्ट वन। ये कौन सी एल्गी दिख रही है आपको? लगभग सबके नाम उसी सीरीज में लिखे हुए हैं, तो अब तो आप बता सकते हो। दिस इज ऊडोगोनियम। हाँ, ऊडोगोनियम को लेकर के अगर क्वेश्चन बने तो भाई क्या बनना चाहिए, या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ऊडोगोनियम के हिसाब से हमारा दिमाग हमेशा याद रखे? हैं? कौन आंसर कौन दे रहा है? हेटेरोसिस्ट नहीं हो सकते इसमें। हेटेरोसिस्ट बनते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोफाइसी के मेंबर्स के अंदर, नॉस्टॉक जिसमें आपने पढ़ा होगा उसको। हेटेरोसिस्ट यहाँ नहीं बनते हैं। हेटेरोसिस्ट आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि खास प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो कोई भी एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये ब्लू ग्रीन का एग्जाम्पल नहीं है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। यहाँ जो आपको बड़ा सारा दिख रहा है ना, ये हेटेरोसिस्ट नहीं है, दिस इज द ऊगोनियम। राइट,
यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है कि कैप सेल्स पाई जाती हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो एल्गी है उनमें से एकमात्र एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इनमें से कौन से एल्गी में कैप सेल्स पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ओडोगोनियम फ्रेश वाटर एल्गी है जो ठहरे हुए पानी के अंदर चट्टानों से चिपका रहता है, और चट्टानों से चिपकने के लिए उसका जो सबसे नीचे का जो बेसल पार्ट होता है वो एक खास स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। और होल्ड फास्ट को हिंदी में बोलते हैं स्थापनांक। तो स्थापनांक तो आपको काफी सारे एल्गी में मिल सकता है। होल्ड फास्ट तो जो भी चट्टानों को पकड़ के अपनी बॉडी को फिक्स करते हैं सब में होल्ड फास्ट मिलेगा। कैप सेल्स इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको ओडोगोनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। आप में से कोई बता सकता है वो क्या है? दिस इज मेल फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं नेनेंड्रियम। क्या बोलते हैं? नेनेंड्रियम पुंतंतुक, ठीक है। एक छोटा सा बॉडी होता है और वो केवल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या मेल गैमिटेंजिया हैं उनको बियर करता है, उसका नाम होता है नेनेंड्रियम। तो नेनेन फॉर वेरी स्मॉल साइज, नैनो, इसका कनेक्शन किससे है? नैनो से है। और नैनो का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, वेरी स्मॉल। और दूसरा इसमें टर्म है एंड्रियम। एंड्रियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि मेल थैलस है वो एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है जिसका नाम होता है नेनेंड्रियम। तो नेनेंड्रियम क्या है, नेनेंड्रियम क्या चीज है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और ऐसे तो पता होना ही चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी एल्गी है जिसमें कैप सेल भी पाई जाती हैं, जिसमें नेनेंड्रियम भी पाया जाता है, जिसमें मेल फिलामेंट है वो एक थैलस के रूप में पाया जाता है। तो यस, द आंसर इज ओडोगोनियम। हाँ, कारा के रिगार्डिंग हमने बातें की ही हैं, कारा की बहुत सारी बातें हमने आपके साथ बात कर ली। हाँ, इसका जो ग्लोब्यूल है और इसका जो न्यूक्यूल है ये बहुत अच्छे से एक्शन है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल क्या है। क्या है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल? आप में से कोई बता पाएगा? कि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो मतलब रिप्रोडक्टिव तो दोनों ही है ना। ग्लोब्यूल कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है? हाँ, ग्लोब्यूल मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पे आपको जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं, मेनोब्रियम है, सील्ड सेल्स हैं, वो इसके पार्ट होते हैं। अब आगे हम कारा को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बट कारा के अंदर काफी बड़े और स्थूल काय जो बिल्कुल आंखों से साफ साफ दिख जाते हैं ऐसे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, दे आर गैमिटेंजिया, ठीक है ना। ये आपने बोल तो दिया कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये क्या है? ये युग्मक धानियां हैं, गैमिटेंजिया हैं ये सारे के सारे, मेल और फीमेल प्रकार के, क्योंकि इनमें गैमेट बनते हैं। यहाँ जो गैमेट बनेगा वो एंथेरोजोइड है, एंथेरोस्पर्मेटोजोइड है, ऐसे नाम होते हैं। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो एग सेल होती है, राइट। तो दीज आर गैमिटेंजिया और इसके गैमिटेंजिया काफी बड़े होते हैं। थैलस है वो ऐसा लगता है कोई एक्विटिक एंजियोस्पर्म है, तो वो बातें भी हैं। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनके साथ में। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जरूरी थोड़ी कि पानी रुका हुआ ही होगा, पानी बहता हुआ भी हो सकता है। और बहते हुए पानी के अंदर जो एल्गी मिलेंगे उनको हम बोलेंगे लोटिक एल्गी। तो लोटिक बहता हुआ है, रनिंग वाटर, ऐसे हम इनको बता सकते हैं। हाँ, क्लेडोफोरा है, बोट्रिकोस्पर्मम है, ऐसी बहुत सारी और स्पीसीज हैं जो रनिंग वाटर में पाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एल्गी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो हम उसके आंसर्स हैं वो दे सकते हैं। तो हल्के से जो इनके जनरल बातें हैं कि कौन सा एल्गी ठहरे हुए पानी में है, कौन सा बहते हुए में है,
ऐसे कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो काफी ज्यादा जहाँ पे लवणीय सांद्रता होती है, कि पानी तो है लेकिन पानी में लवण बहुत ज्यादा है, तो वो सलाइन कंडीशन हो जाती है। और जब जब भी बात साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत हाई हो जाती है, जब लवणीय सांद्रता जब ज्यादा हो जाती है, तो हम एक सामान्य वर्ड इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो होता है हेलो। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? हेलो। तो हेलोफाइट्स एल्गी भी होती हैं, हेलोफिटिक एल्गी भी होती हैं, हेलोफिटिक एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलोफिटिक एल्गी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो हेलो का मतलब सिंपल यही होता है कि साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एल्गल स्पीसीज ही हैं, लेकिन हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो अपने आप को आराम से सरवाइव करा लेते हैं। तो हेलोफाइट्स के एग्जांपल के रूप में क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है एहरनबर्गाई। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्गाई ये हेलोफाइट का एग्जाम्पल है। ऐसे जो डूनेलिला है ये हेलोफाइट का एग्जाम्पल है। तो अनयूजुअल जो कंडीशंस होती है उनके अंदर भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं, तो ऐसे भी आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है मेराइन वाटर की। 1 सेकेंड ना। ओके, जब हम बात करते हैं मेराइन वाटर की, तो मेराइन वाटर का मतलब ये हो गया कि जो समुद्री खारा पानी होता है ना, उसमें ये एल्गी हमें देखने को मिलती है। तो मोस्टली आपके जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं और रोडोफाइसी के मेंबर्स, यानी कि जो भूरे शैवाल हैं और जो लाल शैवाल हैं, वो मोस्टली आपको यही मिलेंगे। आपको जिनको पढ़ना है उनमें एक्टोकार्पस है, फ्यूकस भी है, लेमिनारिया भी है, ग्रेसिलेरिया भी है। ऐसे ही क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल हैं उसके भी कुछ मेंबर हैं, जैसे कोलेरपा है, वेलोनिया है। ये समुद्री खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ एक तो आपको वैसे ध्यान रह जाएंगे, कुछ एक हमें हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं तो वैसे भी ध्यान रह जाएंगे। जैसे आपको सिलेबस में पढ़ना है, फ्यूकस भी पढ़ना है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, तो ये नाम आपके पास आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपकी सिलेबस के अंदर भी कवर हो जानी है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि जो काफी बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक जो भूरे शैवाल होते हैं वो काफी बड़ी ग्रोथ उनकी पाई जाती है, और उनकी इस सघन ग्रोथ के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि दैट इज कैल्प फॉरेस्ट। तो इसके अंदर मोस्टली जो फ्यूकस है, लेमिनारिया है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये सब लेमिनारिया है जो काफी बड़े इनके फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं। पत्ती जैसे दिख रहे हैं, रिबन जैसे दिख रहे हैं, ये इनके फ्रॉन्ट्स होते हैं। फ्रॉन्ट एक ऐसा वर्ड है जो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। जब आप टेरिडोफाइट्स में जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैल्प फॉरेस्ट कौन से एल्गे बनाते हैं, तो ध्यान रखना भाई ये फियोफाइसी के मेंबर हैं, भूरे शैवाल। क्या कह रहे हो? कौन? जो फ्रॉड बता रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीधी सी बात है। हाँ हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो? क्या बोलते हैं? लेमिना? लेमिना? देखो लेमिना जो वर्ड है ना, एक्चुअल में लेमिना वर्ड आपके सामने आता है जब आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जब आप एंजियोस्पर्म्स का टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे होते हैं और उनके ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, तो आपके पास आती है पत्ती, लीफ। और लीफ में एक तो होता है पिटियोल, जहां से कोई पत्ती अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद में आती है उसकी एक्सिस या मिडरिप।
और मिडरिब के दोनों भागों के अंदर, जैसे मैं एक बार यहाँ पे ड्रा करूं तो कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा कि आप ऐसे दिखाते हैं इसको। राइट, तो एक भाग तो ये है जो स्टेम से इसको अटैच कराता है, ये तो पर्णवृंत है, पिटियोल। ठीक है, ये रैकिस होती है। ठीक है, यही मिडरिब है। यहाँ पे जब सिंपल पत्ती होती है तो आप इसको मिडरिब बोलते हैं, जब कंपाउंड लीफ होती है तो यही रैकिस और रैकाई बन जाती है। जब आप यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट ऐसे आप इनका पिन्नेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे यही चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रैकिस। और रैकिस से भी अगर आगे का लेवल होगा तो उसको हम रैकाई बोलते हैं। तो ये सब आएगा। और इसके दोनों साइड में देखो, यहाँ पे मेन चीज क्या थी कि फोटोसिंथेसिस का काम है पत्तियों का, वो करता है ना तो मिडरिब करता है वो काम, ना पिटियोल करता है। हाँ, ऐसा है कि हाँ कुछ पत्तियों में जो पिटियोल है वो भी आपको हरा ही मिलेगा, तो भाई कोई इसको लगाने का काम करता है, अटैच करने का, तो वो करवा लेते हैं उससे। और अगर साथ में कोई थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर ले तो अच्छा ही है ना। राइट, तो ये दोनों भाग जो मिडरिब के दोनों तरफ है, दिस वन एंड दिस वन, ये कहलाते हैं लेमिना। राइट, तो लेमिना कह दो या इनको कह दो लीफ ब्लेड। राइट, तो एंजियोस्पर्म का शब्द है लेमिना, और आप कह रहे हैं कि इसका नाम है लेमिनारिया। तो इसमें तो पत्तियां बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पत्तियां है ही नहीं। एल्गी में पत्ती बोलना ही गलत हो जाता है। ठीक है, पत्ती तो बोल ही नहीं सकते एल्गी में। हाँ, लेकिन हमें लग रहा है कि ये पत्ती जैसा है, तो लगता है कि पत्ती जैसा, तो हम बोल भी रहे होते हैं कि पत्ती जैसा। राइट, तो इसमें जो लीफी भाग है वो एक्चुअल में क्या है, लेमिना लाइक ही तो है, तो वहीं से इसका नाम भी है लेमिनारिया। तो मोस्टली इसका जो थैलस है उसका बहुत बड़ा भाग लेमिना जैसे, यानी कि बड़े बड़े जो लेमिने जैसे हैं, रिबन लाइक पत्तियां जैसी, उस डिजाइन में आ रखा है। उनके लिए आप फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। राइट, और देखा जाए तो भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हरे होने चाहिए थे, लेकिन ये तो भूरे से वाला है। तो कुछ पिगमेंट इनमें जो ग्रीन पिगमेंट उनसे ज्यादा होते हैं, तो भाई जो कम है उसका रंग दब जाएगा। तो जो भूरे पिगमेंट हैं उनका रंग इसमें दिखता है, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी कोई फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन आपको लगने से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो पिगमेंट करते हैं। राइट, तो काफी सारी बातें कि एक्चुअल में क्या, देखो मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये कि जैसे हम मान लो कि हम बीएससी कर लेते हैं, हम एमएससी कर लेते हैं, हम इसके बाद में भी पढ़ाई कर लेते हैं, आगे भी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरा मानना है कि बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब मान लो कि आप एमएससी बॉटनी जूलॉजी कर ली और आगे भी आ गए, तो आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है, या तो आप बॉटनी के हो गए, राइट, या आप जूलॉजी के हो गए। तो आपको कोई टीचर पढ़ाता है या आप किसी से पढ़ते हैं, तो सामने भी उसी सब्जेक्ट का आदमी है और आप भी उसी सब्जेक्ट के आदमी हो। राइट, अंतर तो कुछ है ही नहीं ना। बॉटनी वाला टीचर ही आपको बॉटनी पढ़ाता है, जूलॉजी वाला ही आपको जूलॉजी पढ़ाता है, लेकिन उसकी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं, आप वाली बातों में आपको कमी लगती है। तो किस चीज की कमी है? कमी होती है शब्दों की, टर्म्स की। राइट, और टर्म्स आते कहाँ से? या तो भाई खूब सारी किताबें हम पढ़े तो हमें पता रहता है कि भाई चलो इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, इसके लिए ये वर्ड भी यूज होता है, इसके लिए ये भी होता है। अगर ऐसा ना करे तो हमारे पास इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसकी डिक्शनरी होती है। और आपको ये सुन के ताज्जुब हो जाएगा कि अगर आपने बॉटनी की डिक्शनरी को पढ़ लिया, अगर आपने हमेशा अपने पॉकेट के अंदर, आपके बैग के अंदर, आपके पर्स के अंदर आप उसको डाल के रखते हो, और जैसे ही आपको 10 मिनट मिलते हैं आप उसमें से 5 वर्ड पढ़ लेते हो, तो एग्जाम से पहले पहले ऑलमोस्ट ये मानिए कि आपके लगभग सारे सिलेबस का जो मेन पॉइंट्स, लगभग 40 से 50% की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 40 से 50% जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपकी उस डिक्शनरी से ही हो जाने हैं। तो डिक्शनरी में इतना कुछ होता है, लेकिन हम उस चीज को अवॉइड करके आ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम उस चीज पे नहीं जा रहे।
ना बीएससी में जाते हैं ना एमएससी में जाते हैं, वो चीज हमारी मिसिंग है, तो ये हमारा जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो नहीं होता। तो इसलिए हमें लगता भी है, और वहाँ बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाई भी होती है। तो आप अभी तो टाइम है आपके पास, आप ऐसे काम कर सकते हैं, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप आराम से इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल आजकल, तो ऑनलाइन स्टोर से आप इनको परचेज कर सकते हैं। हाँ, आप इनको पढ़ेंगे तो ही फायदा आएगा, यूज करने पे फायदा आएगा। फायदा इतना अच्छा आएगा कि आपके बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और आपके आंसर से वो बहुत सटीक आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो वो तो आप करते रहना ना, आपका आउटलुक है, आप कोशिश करेंगे तो चीजें आपके पास आ ही जाएंगे अच्छे से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको हम ले सकते हैं मेराइन वाटर के रिगार्डिंग। देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है आपको, केवल किसी किसी के लिए खास खास बात क्या होती है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से आपसे कुछ पूछ लेता हूँ कि क्या आप इस एल्गी को जानते हैं? यह है एक्टोकार्पस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि एक्टोकार्पस एक हेट्रोट्राइकस एल्गी का एग्जाम्पल है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, पीओफाइसी का मेंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ में एक चीज जो इसके लिए बहुत खास हो जाती है वो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो प्रकार की बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। यूनिलोक्यूलर एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय। तो एक कोष्ठीय बीजाणुधानी, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी, इनका पाया जाना। और फिर जब हम एक्टोकार्पस पढ़ेंगे तो वहां तो भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हैप्लॉइड स्पोर है वो कौन से में बनते हैं, डिप्लॉइड स्पोर कौन से में बनते हैं। तो क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपको मेन बातें थी कि हेट्रोट्राइकस होता है, दो प्रकार के इसमें स्पोरेंजिया होते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कौन से होते हैं, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। क्या बता सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन क्या है? आप में से कोई भी जो फाइटोप्लैंक्टन को बता सके कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जैसे समुद्री पादप होते हैं जो प्रकाश समुद्री पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। क्या बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? प्लवक किसे बोलते हैं? ये काफी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो मूव करती हैं, मूवमेंट देती हैं, पोजीशन इनकी चेंज होती रहती है, और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। मेन बात ये कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, और बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। जरूरी नहीं कि इनमें एल्गी हो, ठीक है ना। आप एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जाम्पल होती है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन में केवल ही एल्गी हो ये नहीं है, नॉट ओनली एल्गी। फाइटोप्लैंक्टन एक शब्द है, और इस शब्द के पीछे जो इसका कारण है वो है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की फील्ड का शब्द है। और इकोलॉजी के अंदर जब हम फूड चेन्स पढ़ते हैं, और जब हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, तो वहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन प्रोड्यूसर्स को हम फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में काउंट करते हैं, जो बहुत ही छोटे आकार के, माइक्रोस्कोपिक। ज्यादा बड़ी साइज वाले नहीं, हालांकि उन चीजों को हम इग्नोर करके रखते हैं, क्योंकि पीओफाइसी वाले तो अभी बात कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, उनको हम इग्नोर कर दें। तो मोस्टली जो पानी है उसके अंदर जो एल्गी जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं वो काफी छोटे आकार के होते हैं। और इनको हमने यहाँ इसलिए लिया था क्योंकि ये इकोलॉजी की भाषा में क्या है, वहां के लिए उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, उनमें जो प्रोड्यूसर्स हैं
उन प्रोड्यूसर्स के लिए सही मायने में फाइटोप्लैंक्टन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये दूसरा वर्ड है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है? ये जैसे इनको जल पुष्प भी बोल सकते हैं और जल प्रस्फुटन भी इनको कहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पानी खिल गया हो या पानी फट गया हो या पानी फूल की तरह हो गया हो, ऐसा क्या है इनमें? किस चीज के लिए कह रहे हो ऐसा? राइट। तो कुछ भी नहीं होता कि ये काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड ग्रोथ होती है। ओवर क्राउडेड ग्रोथ होती है। और किन की होती है? कुछ एल्गी हैं और ये मोस्टली बीजीए के मेंबर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। और ये जब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपने पानी की सरफेस दिखाई और इस पानी की सरफेस के ऊपर जब ये बहुत ज्यादा ऐसे इनकी ग्रोथ आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पानी है उसमें कोई फ्लावर सा बन गया हो। तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ब्लूम्स। तो इसके लिए जरूरी होती है कि बहुत तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए, तेजी से ग्रोथ आनी चाहिए। और तेजी से ग्रो करने वाले जो एल्गी हैं मोस्टली जो बीजे के मेंबर्स हैं, जिसमें आप माइक्रोसिस्टिस वगैरह को लेते हैं, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या इनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? कि आर्थिक दृष्टि से ये अच्छी चीजें होती हैं या खराब चीजें होती हैं? खराब चीजें होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होती है इनसे? एक्सेस ग्रोथ होने के कारण जो है हाँ, ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट है, डिजोल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और फिर जब इसकी सतह को ये कवर कर देंगे, ठीक है, तो नीचे की लेयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम है ये और बढ़ जाती है। और उसकी वजह से यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाते और उनको श्वसन लेने में दिक्कत होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। राइट। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, ये खुद तो फैल जाते हैं और बाकी के लिए दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो इकोलॉजिकली प्रॉब्लम है और इकोनॉमिकली तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पाइपलाइंस होती हैं जिनसे पानी की सप्लाई होती है, अगर उनमें ये सब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनको वो चॉक कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं, तो इससे ये डैमेज हो सकते हैं। फाइटोबैंथोस की बात करें तो ये क्या चीजें होती हैं? ये एक्चुअल में जहाँ पे पानी और चट्टान है, जैसे जहाँ पे ओशन की बात करें तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये समुद्र का पानी है और यहाँ पे समुद्र का पानी है वो लगातार जमीन के पास आता रहता है और जाता रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइडल मूवमेंट होती है, ज्वार भाटे होते हैं उनको अपन टाइडल मूवमेंट बोलते हैं। कि जो पानी है वो यहाँ पे आता भी है और ये नीचे वापस उतरता भी है। तो यहाँ की जो रॉक्स होती हैं, स्पेशली इस जोन की जो रॉक्स होती हैं, यहाँ की रॉक्स के ऊपर जो मैनली एल्गी पाए जाते हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फाइटोबैंथोस। तो टाइडल बोले, ठीक है, रॉक्स की बात हो, ठीक है, ऐसे ही इंटरटाइडल जोन की बात हो, इंटरटाइडल जोन, तो ऐसी जगह पे मिलने वाले जो एल्गी जो समुद्र और जो रॉक्स हैं उनके जो संगम का भाग होता है ना, जहाँ पे ये चट्टाने और पानी आपस में बार बार कनेक्शन में रहते हैं, इस जगह पे जो एल्गी होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है फाइटोबैंथोस। राइट। तो
ये कुछ सेक्शन रहा था आज की क्लास के रिगार्डिंग। देखिए इसमें हम देखें तो हमने कुछ सिंपल बातों को डिस्कस किया था कि बेसिकली हम क्राइटेरिया जो होता है कि थैलोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक, नॉन एम्ब्रिडिक, इन चीजों को हम इंक्लूड करें तो हम एल्गी को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिप्टोगेमिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होती हैं, ऐसी बातें थी। हैबिटाट को लेकर के एक्वेटिक है तो फिर रुका हुआ पानी है या बहता हुआ पानी है, साल्ट कंडीशन ज्यादा होने पे कौन से ऐसे हेलोफिटिक हैं उनका थोड़ा आइडिया रहे, मेराइन के अंदर मोस्टली कौन से हैं उनका थोड़ा आइडिया हो, और पर्टिकुलर मेंबर की कोई खास बात हो तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन्स इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो हो। जो बीजीए मेंबर्स हैं, माइक्रोसिस्टिस जैसे जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वो जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लिए वाटर ब्लूमिंग, उसका कनेक्शन क्या होता है ये आइडिया रहना चाहिए। और जहाँ पे इंटरटाइडल कनेक्शन की बात करें तो वहाँ जो एल्गी चट्टानों के ऊपर अपने आप को चिपकाए रखती हैं उनके लिए हम एक अलग से शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फाइटोपैंथोस। तो ये कुछ सिंपल बातें हमारी क्लास में आज रही थी। तो आई थिंक ये सब तो आपका क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं।